नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस दिसंबर 2020 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। मैं हूं सीएस के अग्रवाल और ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें अगेन मुझे नहीं समझ में आता है कि हाउ दे किस तरह से ये क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जो काफ़ी रेयर है इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से। और ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है ऑफ एन एक 35 एडी था और वो तो बेसिकली सभी पूरे इंडिया में सभी इंडस्ट्री के लिए, ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री के लिए था, लेकिन ये 32 एडी था। और इन्होंने जो सेक्शन इसमें कोट किया इस क्वेश्चन में 32 एसी है। बेसिकली ये 32 एसी नहीं है, 32 एडी का क्वेश्चन है, जहां पर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल एलिजिबल है। और एलिजिबल कितने हैं डिडक्शन के? 15%। तो इसमें जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों, तो कर्नाटका तो एलिजिबल ही नहीं है, तो कर्नाटका आएगा नहीं। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 15% मिलेगा। और जितना रुपए का आप स्पेसिफाइड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में इंस्टॉल करेंगे। एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल में पढ़ देता हूं एक बार। एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग in any notified backward areas in the state of Andhra Pradesh and the state of Telangana during the period. This is allowed in addition of the amount of deduction under section 32 AD of the Act. तो this is the answer. 22 में आते हैं। 22 सेक्शन 35 से रिलेटेड है और सेक्शन 35 में अगेन देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इतना डिटेल में कैसे सीएस एग्जीक्यूटिव के साथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव सारे सब्जेक्ट्स भी करेगा, प्लस ये वाले क्वेश्चंस भी इनकम टैक्स का एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम इन डेप्थ जाके उसको समझेगा भी। ये कैसे पॉसिबल है? भगवान ही मालिक है। अब इन्होंने देखिए 60,000 टू आईआईटी कानपुर फॉर एन अप्रूव्ड, उन्होंने एक्ट में ही लिखा हुआ है। 90,000 तो इसका 1.5 टाइम्स मिलेगा। 90,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस R&D फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। क्योंकि ये अमिताभ है, कंपनी नहीं है, इसीलिए इंडिविजुअल है, तो इसका 100% मिलेगा। और ये जो 2 लाख रुपया दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये नोटिफाई किया क्या? इसको एलिजिबल किया गया। बेंगलुरु में भी है, भोपाल में भी है, तो इसको एलिजिबल किया गया। तो 2 लाख का 1.5 टाइम्स। तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं 1.5 टाइम्स ऑफ 60, 93 और 19, तो ये आंसर आएगा 4,80,000। देयरफॉर ए इज द आंसर। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में 21-22 में ये जो 1.5 टाइम्स का वेटेड डिडक्शन है उसको रिमूव किया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है। अब 100% डिडक्शन मिलेगा, तो ये आ जाएगा कितना? 3,50,000 नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए। अब आते हैं 23 में। 23 पिंक एंड पिंक प्रोप्राइटरशिप है और वो 44 एडी इसको एप्लीकेबल हो जाता है। अगर 44 एडी एप्लीकेबल हो गया और वो उन्होंने बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा रिसीव किया है, तो जितना बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव किया उसका 6% प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाएगी, बैलेंस की 8% मानी जाएगी। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके 11,60,000 विल बी द आंसर। 24 में आते हैं। राम एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, यानी कि 44 AE है। अगर इसको देखेंगे तो आप 5 ट्रक है उसके पास और उसमें से एक ट्रक वो बेच देता है 23 जुलाई को। इसका मतलब वो जो 4 ट्रक थे उसके पास 12 महीने के लिए थे और 12,000 कम टनेज का है, तो इसका मतलब 7,500 पर ट्रक के बेसिस पे इसकी इनकम कैलकुलेट करूंगा 4 ट्रक की, तो 4 इंटू 7,500 इंटू 12 इतना आ गया। एक ट्रक वो 23 जुलाई को बेच रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई पूरे 4 महीने का एक ट्रक का कैलकुलेशन होगा। इसके बाद ये कहता है कि वो एक ट्रक बेच के 2 ट्रक खरीदता है, जिसमें एक ट्रक तो लेस देन 12,000 kg है और खरीदता कब है? 5 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का वो एक ट्रक का कैलकुलेशन करूंगा जो आएगा 52,500। और एक ट्रक है जो 16,900 kg का है, तो ये हेवी ट्रक हो गया, तो 1,000 पर टन के हिसाब से अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 16,900 इंटू 7, 1,18,300 आएगा। इन सबको मैं जोड़ता हूं तो आंसर आता है 560,800, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है। तो आप बताइएगा अगर हम लोग कोई गलती कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं ये भी बता दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब आते हैं 25 में। तो ये बड़ा अगेन
कैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, भगवान ही मालिक है। कर्नाटका हाई कोर्ट इन सीआईटी वर्सेस आईटीसी होटल, जिसमें हैज हेल्ड दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इशू एंड कलेक्शन ऑफ डिबेंचर्स इंक्लूडिंग द कन्वर्टिबल डिबेंचर्स which had to be converted into shares at a later date shall be treated as revenue expenditure। देखिए, शेयर्स के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हैं, पब्लिक इशू एक्सपेंडिचर है, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसका डिडक्शन मिलता है आपको 35D में, जिसको हम लोग अमोर्टाइज करते हैं इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ऐसा है नहीं, डिबेंचर्स के लिए ये बहुत पुराना केस लॉ है, और तो उसको हम लोग, और इससे पहले भी कई केसेस आ गए थे, तो वो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं अगर लोन से रिलेटेड कोई खर्चा है तो। सेक्शन 37 इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं इसमें लिख देता हूं, सेक्शन 37। अब आते हैं 26। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर गिवन अंडर द एक्ट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, और ये कह रहा है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ऑब्वियसली इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और ट्रांसफर इंक्लूड्स और बहुत सारे काम डेफिनेशन में बहुत सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं, और उस डेफिनेशन में ये कह रहा है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर गिवन अंडर द एक्ट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग इंक्लूडेड अंडर द ट्रांसफर। तो वो जो इंक्लूजन में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो बताना है आपको कौन कौन से है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 आपको अच्छी तरह से याद रहेगा तो हो जाएगा। अब कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड लिखा हुआ है स्पेशली सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में, तो यस। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स ये भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। रिडम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई बाय एन इंडिविजुअल, ये ट्रांसफर तो है लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है, और रिडम्पशन को हम लोग एक्सटिंग्विशमेंट ही बोलते हैं, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमने यहाँ नो लिख दिया है। और ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज, तो ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ, ट्रांसफर तो है लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ, तो वाई 1 और 2 आंसर होगा, तो हमारे हिसाब से बी आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 देखिएगा, आपको नजर आएगा। तो ये बेयर एक्ट है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर इन रिलेशन टू ए कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, तो ये जो 1 से लेकर 6 क्लॉज में जो फॉल कर रहे हैं वो लिखना है यस। तो उसी हिसाब से हमने आंसर इसका कहाँ गया, ये लिखा है 1 और 2, और किताब में हमने स्पेशली वही पॉइंट यहां पर 1 से लेकर 7 लिखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर है बी। 27 मोती एंड सन्स HUF परचेज ए पीस ऑफ लैंड फॉर ₹1,05,000 इन जुलाई 2002। तो इसका हमने एक एक्सेल शीट में कुछ बनाया हुआ है, मैं आपको दिखलाता हूं। तो ये HUF है जिसने जुलाई 2002 में 1,05,000 की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, और जुलाई 2002 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 105 है। ये जब टोटल पार्टीशन हुआ इस HUF का, तो उसमें मानक जो मेंबर था HUF का, उसको एक प्रॉपर्टी मिल गई, और जिस दिन प्रॉपर्टी उसको मिली है उस दिन जिस दिन प्रॉपर्टी मिली है वो 2006 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जो याद आ रहा है, यस 2006 है। और 2006 में जो प्रॉपर्टी मिली है उस दिन का 2006-7 का इंडेक्स वैल्यू है 122, और इस दिन का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 2,44,000। ना HUF अपने ही मेंबर्स को अगर लैंड और बिल्डिंग गिफ्ट करता है तो ये रिलेटिव में आता है, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, इसको इनकम नहीं मानेंगे। दूसरा, सेक्शन 47 में HUF और मानक में अगर टोटल पार्टीशन ऑफ HUF में अगर मेंबर को कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको हम ट्रांसफर भी नहीं मानेंगे। तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है HUF और मानक के बीच में, दैट इज नॉट नो कैपिटल गेन अराइजेस। अब ये मानक क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को बेच देता है 17,50,000 में, और 2019 में बेचता है, और उस वक्त कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 289। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन करने से पहले मानक इसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करवाता है 2,58,000 का अगस्त 2007 में, जिसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है 129। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन बड़ा आसान है, 17,50,000 तो सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे करेंगे? 289 डिवाइडेड बाय 122, ये वाला इंडेक्स वैल्यू नहीं लेंगे, 289 डिवाइडेड बाय 122 इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो लेंगे वो HUF वाला लेंगे 1,05,000, और 289 डिवाइडेड बाय 129 इंटू 2,58,000 ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा।
तो यही हमने कैलकुलेशन इस तरह से किया है 17,50,000 ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो आंसर आएगा 9,23,270। और ये जो 9,02 जो आंसर आया है ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में उन्होंने कौन सा आंसर दिया मैं आपको बताता हूं। अगर मैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 105 ले लेता हूं और फिर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो आंसर आता है 8,83,000 जो ऑप्शन में है, लेकिन ये गलत है, गलत है ये। तो फिलहाल ए मतलब अगर मैं गलत करूं तो ए आंसर है, सही करूं तो आंसर 9,23,270 है। 28 में आते हैं। द एपेक्स कोर्ट इन केस ऑफ CIT वर्सेस इक्विनॉक्स सॉल्यूशंस has held that sale of running business with all its assets, तो ये तो बहुत सिंपल था, स्लम सेल माना जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, स्लम सेल। Chiranjeevi entered into an agreement for sale of his house property located in Noida to Yashasvi on 1st August 2018 for a total sale consideration of 125. Yashasvi paid an amount of 20 lakh by एन अकाउंट पे चेक। अब अगर अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया है तो जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ उस दिन का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, करेक्ट है। और इस दिन का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उन्होंने कहीं लिखा हुआ है, The stamp valuation authority determined the value of house property on the date of registration of deed 150 lakh. However, value determined by the stamp valuation on the house on the date of agreement was 140 lakh. So amount of sale consideration for the purpose of computing capital gain of the property is to be taken by Chiranjeevi shall be 140 lakh. तो ये वाला आएगा। इसके बाद यानी कि सी आंसर आएगा। 30 में आते हैं। Identify out of the following income which shall be chargeable to tax as income under the head income from other sources. Income of dividend, मैं यहाँ सेक्शन अगर लिखना चाहूं तो वो सेक्शन है 56 सबसेक्शन 2 और 2 कहता है कुछ इनकम के साथ जबरदस्ती हुई है और ये इनकम जब भी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगी, इवन इफ शेयर्स आर हेल्ड एज करंट एसेट्स तो भी अदर सोर्सेस में जाएगा। इनकम फ्रॉम कंपोजिट हायरिंग ऑफ बिल्डिंग विथ मशीनरी, ये भी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 का है, लेकिन यहां पर ये लिखा हुआ है कि इफ नॉट चार्ज अंडर द हेड PGBP देन चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो यहां क्लैरिटी नहीं है, इनको लिखना चाहिए था। खैर, इनकम फ्रॉम कंपोजिट हायरिंग ऑफ बिल्डिंग विथ मशीनरी कहां जाएगा? अदर सोर्सेस में। तो हम लोग जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है उस तरह से मान के चल रहे हैं, अदर सोर्सेस में ही जाएगा। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस PGBP, इनकम ऑफ ए जॉकी, ये तो कंसल्टेंट होते हैं जो घोड़े को दौड़ाता है वो है, तो उसकी भी इनकम PGBP में जाएगी। तो आंसर हमारे हिसाब से 1 और 2 आना चाहिए, 1 और 2। इसके बाद है 31। A flat in Jaipur was booked by Aditi for 30 lakh on 1st September 2017 और एन अमाउंट ऑफ 10 लाख वाज पेड बाय अकाउंट पे चेक। अगेन अगर ऐसा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो लेंगे हम लोग 1 सितंबर 2017 का लेंगे और 1 सितंबर 2017 का जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है वो 35 लाख दी हुई है। अब ये जो पूछ रहा है कि जो रिसिपिएंट के हैंड में क्या अदर सोर्सेस आएगा या नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि 35 लाख का एसेट मैं 30 लाख में खरीद रहा हूँ, 45 लाख नहीं लेंगे क्योंकि वो चेक से पेमेंट है। तो 35 लाख का एसेट अगर मैं 30 लाख में खरीद रहा हूं तो मैं सबसे पहले 5% निकालूंगा। तो मैं 5% ऑफ 30 लाख निकालूंगा, वो कितना था? 1.5 लाख। अब देखिए डिफरेंस कितना है 5 लाख में, यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है, डिफरेंस है 5 लाख। अब ये 5 लाख का जो डिफरेंस है वो उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये डिफरेंस शुड एक्सीड 50,000 प्लस 5% ऑफ 30 लाख यानी कि 1.5 लाख से भी एक्सीड करना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जो डिफरेंस है 5 लाख वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। नेक्स्ट असेसमेंट ये 21-22 से हम लोग जो 5% की जगह 10% चेक करेंगे और 10% भी चेक करते तो भी डिफरेंस 3 लाख से ज्यादा है 5 लाख तो भी 5 लाख ही आंसर आएगा। इसके बाद 32 revocable transfer of asset as per section 61 of the income tax act includes transfer of which gives rights to revoke of the asset or the income from such asset or assets during the lifetime of the transferee। तो मैंने अगर आपको एसेट ट्रांसफर किया इस कंडीशन के साथ कि मैं कभी भी ये एसेट आपसे वापस ले सकता हूं तो ये रिवोकेबल है, या फिर उस एसेट से जो इनकम आ रही है वो उस इनकम का 2 रुपया भी मुझे मिलना चाहिए तो वो भी रिवोकेबल ट्रांसफर हो गया।
तो अब इसमें या तो मैं रिवोक लिखूं या रीअज्यूम पावर लिखूं, दो में से कोई एक हो सकता है, रीअज्यूम पावर या रिवोक, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं इसमें which gives rise to reassume of the asset, reassume power of the asset or income from such assets। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, एक्चुअल वर्ड क्या लिखा हुआ लॉ में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आते हैं 33 में। इनकम फ्रॉम एसेट्स एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 shall not be included in the income of transferor where any individual transfer directly or indirectly any asset other than house property to the spouse। और spouse का मतलब ये होता है कि देर एट उसमें जो कंडीशन है, both at the time of transfer of the asset and at the time of accrual of income the relationship of husband and wife should subsist and the asset should be transferred without adequate consideration। और यहां पर लिखा है कि अगर विथ एडुकेट कंसिडरेशन है, एज रिसीव्ड ऑन एडुकेट कंसिडरेशन, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। हैज बीन मेड विथ एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, क्लबिंग नहीं होगी, एक्सेप्शन में है। आफ्टर द डेथ है तो भी क्लबिंग नहीं होगी, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था। ऑल इन ए, बी एंड सी। 34 वेयर द नेट रिजल्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर, यानी कि अगर से एक हेड, मैं इस तरह से बोलूं जैसे पीजीबीपी में दो सोर्स ऑफ इनकम है, एक स्पेकुलेटिव एक नॉन स्पेकुलेटिव, तो जो स्पेकुलेटिव का लॉस है वो नॉन स्पेकुलेटिव के साथ सेट ऑफ नहीं होता। कैपिटल गेन हेड में दो सोर्स है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। अदर सोर्सेस में बहुत सारे सोर्स के अलावा कैजुअल इनकम का भी लॉस है, वो सिर्फ वो किसी के साथ भी, ना अपने साथ सेट ऑफ होता ना किसी और के साथ सेट ऑफ होता है। तो इसमें ये लिखा हुआ कि फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर दोज, यानी कि हाउएवर सर्टेन लॉसेस आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ एज पर जनरल रूल। यस, तो ये सारे के सारे लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस अपने साथ ही सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अपने साथ ही सेट ऑफ होगा, कैजुअल इनकम का लॉस किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, ना अपने साथ ना किसी और के साथ, एंड लॉस फ्रॉम एग्जाम्प्ट सोर्स ये भी किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। तो सारे 1 2 3 4 इज करेक्ट, सी इज द आंसर। 35 ये 80GG का है, इसका तो आपको पता ही है, एडजस्टेड टोटल इनकम उन्होंने दिया हुआ 1,84,000। इसका मैं 80GG में अगर करूं तो 5,000 पर मंथ है, तो ये 60,000 आ गया। फिर दूसरा है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ये 1,84,000 का 25% निकालिया। और लास्ट है रेंट पेड कितना 4800 पर मंथ, तो 4800 × 12 माइनस 10% 18,400, तो 39,200 जो लोअर है, तो 39,200 इज द लोअर, इज अलाउड एज डिडक्शन, तो ए विल बी द आंसर। 36 या बाबूलाल ऑथर्ड ए बुक 80QQB में इसका डिडक्शन क्लेम करना है और 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। 20% ऑफ सेल इक्वल टू 2 लाख, तो सेल वैल्यू निकालिए, उसका 15% निकाला तो 1,50,000 आया। अब 1,50,000 आया, इसमें 30,000 का इसको डिडक्शन मिलेगा तो 120 आया। लेकिन ये पैसा जो इंडिया में लेके आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है, टोटल लेके आ रहा है, तो 1,20,000 का जो डिडक्शन है तो 1,20,000 यहां क्यों हमने लिख दिया, ये आंसर होगा। तो he had incurred an expenditure of 30,000 for earning the amount of royalty of 2 lakh. The entire royalty was received by him from abroad and amount of 110 out of the royalty amount shall be remitted to India। 6 महीने के अंदर लेके आना, 6 महीने के अंदर बोलता लेके आ भी जाऊंगा, तब तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, पहले फाइल किया तो रिवाइज कर लेगा। तो ही कैन क्लेम डिडक्शन, तो 150 माइनस 30,000 1,20,000 का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। इसके बाद है, तो हमारे हिसाब से इस 36 का आंसर सी आना चाहिए। वैसे आपका अगर अलग ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद आते हैं 37 में, राम एंड कंपनी कंस्टिट्यूटेड बाय 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिक्लेयर्ड नेट लॉस ऑफ 20,000 आफ्टर चार्ज ऑफ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो हमने क्या किया है, ये जो 20,000 लॉस में से जो सैलरी दे रहे थे पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर को, 10,000 to 12 120 into 2,40,000 ऐड कर दिया, 2,20,000 बुक प्रॉफिट आ जाएगा। तो 90% of 2,20,000 1,98,000 will be allowed as deduction, तो D will be the answer। इसके बाद है the total income of partnership firm for the assessment of this arrived at after claiming deduction of 35 AD and 80 IB, 81 लिखा हुआ गलती से, 80 IB 1 लाख
एंड डोनेशन टू दिस। तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए आप 35 AD की इनकम जोड़ते हैं और 80 IB की इनकम जोड़ते हैं। तो ये 12 लाख की इनकम मैं जोड़ूंगा इसमें, तो ये आएगा 20,15,000 115 JC के लिए। तो A विल बी द आंसर। 39 ATP। उफ, ये कम, मतलब कुछ सिलेबस तो इनको हटा देना चाहिए। ICI ने हटाया है या नहीं हटाया? बिल्कुल हटाया। और आप फाइनल में 30 नंबर का मामूली सा पूछते हैं, उसमें भी आपने पूरे CA फाइनल का DT का सिलेबस डाला हुआ है। तो कुछ तो कर्टेल कीजिए स्टूडेंट्स के ऊपर, कुछ तो दया करें आप। 39 ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का ATP, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर 100% रिडक्शन। इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर्स ऑन डिलेड पेमेंट, ये पूरी तरह से टैक्सेबल है, कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। प्रोसेसिंग विदाउट एड ऑफ पावर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर, पूरी तरह से 100% रिडक्शन। तो जो एजेंसी बिजनेस है और इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर्स ऑन डिलेड पेमेंट, ये 2000, ये दोनों को मिला के 17,000 हमारे हिसाब से आंसर आएगा। लेकिन ये 17,000 ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन 2000 तो है ऑप्शन में। तो ये कह रहे हैं एजेंसी बिजनेस का 100% डिडक्शन मिलता है तो 2000, लेकिन हमारे हिसाब से कि ये एजेंसी बिजनेस 15,000 पूरी तरह से टैक्सेबल है। तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप अपना ओपिनियन जरूर से दें कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं 40 में। 40 में ये लिखा हुआ है कि एक डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टर्नओवर है 180 करोड़ और इनकम है 12.5 करोड़। 40 पढ़ता हूं, और 40 में ये लिखा हुआ है कि एक कंपनी है, होटल चलाती है, कोई बात नहीं, तो उसमें होटल का 80 जो डिडक्शन मिलता है 80C टू 80U वाले में या 35 AD में, वो सब क्लॉज नहीं आ रहा है। वो सिंपली रेट ऑफ टैक्स आपसे जानना चाहते हैं। असेसमेंट ये 2021 के लिए। अब कंपनी के लिए रेट ऑफ टैक्स या तो 25% होगा या 30% होगा। 25% कब होगा? जब असेसमेंट ये 2021 से पहले और उससे भी पहले, यानी कि 1920 और 1819 में, और अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ 250 करोड़ तक है तो आपको रेट 25% है, वरना 30%। अब इसमें अगर रेट में ये उन्होंने गलती से लिखा या वो शायद पूछना नहीं चाह रहे हैं या कुछ और जानना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो अगर मैं 25% इसमें अप्लाई करता हूं 12.5 करोड़ में, तो हमारा आंसर आ रहा है 3 करोड़ 64 लाख। अगर मैं 30% अप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर आएगा 4.368 करोड़। तो आई डोंट नो कि वो क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आप अपना अगेन ओपिनियन जरूर से दीजिएगा। अब आगे आते हैं 41 में। DLF लिमिटेड को एक डोमेस्टिक कंपनी है, तो इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करेगी तो फॉरेन कंपनी से उसको डिविडेंड मिला। फॉरेन कंपनी से डिविडेंड जो मिला है, अब 30% होल्डिंग है। आपको मैं उसका कॉन्सेप्ट अगर बताऊं, तो अगर इंडियन कंपनी इंडिया में पैसा कमाती है, इंडियन कंपनी तो रेजिडेंट होगी, वो वर्ल्ड से कहीं भी पैसा कमाएगी, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इंक्लूडिंग द डिविडेंड ऑफ फॉरेन कंपनी। और अगर वो टैक्सेबल इन इंडिया है तो इंडियन कंपनी को 30% रेट देना पड़ता था। तो क्योंकि ये कंपनी, इंडियन कंपनी, उन फॉरेन कंपनी को कंट्रोल करती थी, देखिए 30% है तो कंडीशन तो 25% की कंट्रोल करती थी, वो डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं करती थी। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 115 BBD और कहा उनको कि भैया डिविडेंड डिक्लेयर कर लो, 15% टैक्स दे देना, 15% टैक्स दे देना। सरचार्ज तभी देना जब आप वो सरचार्ज के कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करेंगे, वरना सरचार्ज भी नहीं है। लेकिन हेल्थ एजुकेशन सेस तो है, तो इसका आंसर आएगा 15% ऑफ 15 प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस 2.34 लाख। अगेन ये फाइनल लेवल का है, एग्जीक्यूटिव में डाला हुआ है। 42 115 QA बाई बैक ऑफ शेयर्स पे क्वेश्चंस है, और ये बाई बैक ऑफ 115 QA पढ़ेंगे तो ये किसको एप्लीकेबल? ऑब्वियसली अनलिस्टेड कंपनी को ये एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। और कंपलसरी सरचार्ज है, रेट है 20%, कंपलसरी सरचार्ज। तो ये जो डिफरेंस है 50, मैंने जब शेयर्स इशू किया था 27 लाख, और मैं जब बायबैक कर रहा हूं तो 50 लाख में बायबैक कर रहा हूं। इसको मैंने डिविडेंड देने के बदले मैंने बायबैक का रूट अप्लाई कर लिया, क्योंकि उस वक्त बायबैक में कोई रेट ऑफ टैक्स था नहीं। तो बायबैक वाज ए गुड थिंग फॉर टैक्स प्लानिंग, क्योंकि टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसी लूप होल को प्लग किया गया। तो 115 QQA 20% ऑफ डिफरेंस 50 माइनस 27 460, सरचार्ज कंपलसरी है तो हमने 12% सरचार्ज इसमें ऐड किया है। और हेल्थ एजुकेशन सेस तो 535808, तो 535810 ए विल बी द आंसर।
इसके बाद 43 आते हैं। कोटिंग ऑफ पैन इज कंपल्सरी मैंडेटरी 139A, रूल है 114B। डिपॉजिट ऑफ कैश ऑफ 60,000 यस, पेमेंट ऑफ 40,000 नहीं, एक्सीडिंग 50,000 है तो ये नो है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ ट्रैवल टिकट टू ट्रैवल एजेंट इन कैश ऑफ 55,000 आउटसाइड इंडिया पे तो यस है, लेकिन ये इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से ऑप्शन दिया गया है तो इसको हम यस ही मान रहे हैं। और पेमेंट ऑफ 5 लाख टू आरबीआई फॉर परचेज ऑफ यस, तो कितने यस हो गए? 1 3 4, ये वाला आंसर होगा बी। 44 में आते हैं। अब ये 44 में अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इन सीएस एक्जीक्यूटिव बट दे हैव डन इट। एक सेक्शन है 45 सब सेक्शन 5A, जैसे मेरे पास लैंड है, मैंने एक लैंड एक बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और कहा कि इस पे है ना 3 माला बना देना, टॉप का माला मुझे दे देना और बाकी 2 आप बेच देना। तो ये एग्रीमेंट होता है जिसको जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं, इस पे जीएसटी भी लगता है 45 सबसेक्शन 5A में। और इन ट्रांजैक्शन को इसको ट्रांसफर मान लिया गया। अब ट्रांसफर मान लिया तो पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटेंगे, तो वो टीडीएस जो कटेगा वो सेक्शन 194 आईसी में कटेगा एट द रेट ऑफ 10%, जितना पेमेंट करेंगे 50 लाख 5 लाख, ये है ए विल बी द आंसर 45। ये टीसीएस का है, आपको अगेन आपकी मेमोरी अगर आपके साथ दे तो ये आंसर बहुत आसान है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर 1%, तेंदुल इस पे 5% है और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2.5% है, तो आंसर है बी। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए रेट चेंज है 46। ये लिखा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि बिलेटेड रिटर्न वो कब तक फाइल कर सकता, तो ऑन और बिफोर 31 मार्च 21। 47 अगेन इन्होंने ये ऑप्शन गलत दिया है, क्योंकि ये पहले 1 लाख का एक लिमिट हुआ करता था, वो लिमिट उन्होंने हटा दिया है, लिमिट हटा दिया है। तो वैसे सेक्शन 151 आप पढ़ लीजिएगा, लिमिट हटा दिया, तो ये गड़बड़ है। इसके बाद 48 में आते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगेन दिस, ये तो जो प्रैक्टिस करता है उनको भी किताब खोल के देखना पड़ता है क्या क्या लिमिट है। और उन्होंने कि डिपार्टमेंटल कोई भी फ्रिवुलस अपील फाइल नहीं करे तो उन्होंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया और ये अमाउंट फिक्स किया है 50 लाख, तो डिपार्टमेंट तभी अपील फाइल करेगा। इनकम टैक्स कैन ऑल्सो फाइल एन अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ओनली इन दोज केसेस वेयर द टैक्स अफेक्टेड इन अपील इज एक्सीडिंग सर्टेन मैंडेटरी लिमिट। An appeal by the income tax department before the high court can only be filed where the tax effect of appeal exceeds the amount of 50 lakh। ना, ये तो मैंने ट्रिब्यूनल को सोच के 50 लाख लिखा था, हाई कोर्ट का ज्यादा है एक। तो ये सर्कुलर आया था 8 अगस्त 2019 को और आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर 2020 को, तो ऑब्वियसली ये एप्लीकेबल है। अगर आप देखेंगे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में 50 लाख है, हाई कोर्ट में 1 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ की लिमिट है। तो अगेन दिस ऑप्शन इसमें 1 करोड़ का है ही नहीं, तो अगेन दिस इज ऑप्शन गड़बड़ है इसमें। 49, ये भी मुझे पता नहीं कैसे पूछते हैं। सेक्शन 9A में आपको एक रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ती है विद इन 90 डेज, और वो फॉर्म है, मैं फॉर्म लिख दूं यहाँ पर, मुझे जो याद आ रहा है फॉर्म है 3CEK, यही होना चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा। ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये फॉर्म फाइल करते हैं, और अगर ये फॉर्म फाइल नहीं होता तो 5 लाख की पेनल्टी है। 50 आखिरी क्वेश्चन, इनकम टैक्स का रिटर्न अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं किया या फाइल ही नहीं किया, जानबूझ के फाइल नहीं किया, तो ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर जेल भेजने की तैयारी करते हैं। लेकिन जेल भेजने की तैयारी वो कब नहीं करेंगे, पैसा आ ही गया ना। अगर shall not be initiated where the tax payable on regular assessment as reduced by TDS and advance tax does not exceed 10,000। इसका सेक्शन दिया ही हुआ 276CC। तो हमने 2 पार्ट में इनकम टैक्स के एमसीक्यू पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो हम लोग जीएसटी का करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ये प्लीज ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसको आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू। और एक बात बताना भूल गया कि हमारा जो वेबसाइट है taxbykk.com, इसको प्लीज विजिट कीजिए, और इसमें हमने सीएस एक्जीक्यूटिव के क्लासेस, सीएस एक्जीक्यूटिव के बुक्स, ये सब तमाम चीजें हम लोग बेचते हैं और बहुत सारी फ्री चीजें भी हैं। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं आप, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको हमने क्वेश्चन बैंक के रूप में बना के आपको देंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।